नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ फिर से मनमोहन जी आ गए हैं एंड एक मेन बात है कि आज इनका बर्थडे भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एंड मैं आज किसान बिल और ट्रेड बैरियर और ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपसे कुछ सवाल है और कुछ एलिगेशंस भी हैं, मैं आपसे ये सब क्लियर करना चाहता हूँ। पहले आए हुए किसान बिल में जितने प्रोटेस्टर्स थे जो उसके खिलाफ खड़े थे, उसमें से जो प्रमुख प्रोटेस्टर्स थे उसमें से आप आते हैं, आप उसके सख्त खिलाफ थे। आज हम ट्रेड डील पे बात करते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि इसका नाम से बदल करके पर मैटर सिर्फ वही है, ऐसा आपको क्यों लगता है? ट्रेड डील को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि नरेंद्र मोदी का नेचर क्या है और नरेंद्र मोदी चाहते क्या है और उनकी चाहत शुरू से क्या रही है। पहला हमला नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो मेरे ख्याल से 2016 में सबसे पहला हमला उन्होंने भारत के किसानों पर किया। वो था भूमि अधिग्रहण बिल। इसको आगे चल करके पूरी तरह से साफ करेंगे हम। देसी भाषा में अगर हम समझें तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने से पहले उनका वादा था कि वो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, क्योंकि काला धन ही सबसे बड़ा मुद्दा था और काला धन ही सबसे बड़ा मुद्दा बन करके इनको प्रधानमंत्री बनाया। हाँ जी। और इन्होंने वादा भी किया कि 15-20 लाख यूं ही दे देंगे, लोगों को मिल जाएंगे। बाद में भले ही उसे जुमला बोल दिया, लेकिन वो काला धन बहुत बड़ा मुद्दा था तब, अब और इसके पहले भी वही चला आ रहा है। काला धन से शुरू करेंगे, किसान बिल, भूमि अधिग्रहण पर आएंगे। तो काले धन से, काला धन जो विदेशों में जमा था, नरेंद्र मोदी आए, प्रधानमंत्री बन गए, दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, मेरे ख्याल से 25 तारीख को प्रधानमंत्री बने, 27 तारीख को उन्होंने वादा किया था काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे संसद में। और उन्होंने क्या किया कि एक एसआईटी बना करके और पूरे काले धन को अंडरग्राउंड कर दिया। बाद में काले धन का नाम लेना छोड़ दिया। काले धन जिनके पास थे उनका रिकॉर्डिंग को मिल गया। उस काले धन से जो पैसा मिला, जिनके पास थे उनको थ्रेट किया, ईडी भेजा, सीबीआई भेजा, उनसे बताया कि तुम्हारे पास इतना पैसा है विदेशों में, इसमें से आधा दे दो, नहीं दोगे तो जेल जाओगे। इस तरह से इन्होंने एक बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ा, कम से कम मेरे अनुमान के अनुसार, जो ये लोग उस समय कहते थे उसके अनुसार 250-300 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी के पास ब्लैक मनी का आ गया, विदेशों में ही दूसरे नए नामों से ट्रांसफर करवा करके। अब सबसे बड़ा था कि उसको भारत में लाया कैसे जाए, क्योंकि अगर संसद के जरिए, अगर अदालत में से फैसले करवा के या संसद में कानून बना के लाते तो ला सकते थे। दो ही रास्ता था, दोनों रास्ते एसआईटी गठित करके इन्होंने ब्लॉक कर दिया, अंडरग्राउंड कर दिया, ब्लैकमेलिंग के लिए अपने लिए रास्ता खोल दिया। तो फिर वो पैसा जब मिला तो उसको भारत में लाकर खर्च कैसे किया जाए, वहां से शुरू होता है नरेंद्र मोदी के लालच और नरेंद्र मोदी की माफियागिरी और नरेंद्र मोदी के भारतीय किसानों पर नजर पड़ने की बात। अब भारतीय किसानों को ही इन्होंने क्यों निशाना बनाया, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है और भारत भी जानता है, भारत कृषि प्रधान देश है। 70% भारत की जनता कृषि पर आधारित है। भारत की जीडीपी 70% कृषि पर से आती है। तो सबसे ज्यादा जो सेफ जगह था वो ब्लैक मनी जो विदेशों में इन्होंने हिस्सेदारी ली लगाने का, वो था कृषि। शायद 2016 में ये भूमि अधिग्रहण बिल, संशोधित बिल लेकर के आ गए। उसमें अगर देसी भाषा में बताऊं तो उसमें यह था कि भाई हम आपसे पूछेंगे नहीं, हम आपकी जमीन ले लेंगे। क्यों लिए हम ये बताएंगे नहीं, लेने के बाद हम उसका क्या करेंगे उसको भी आपसे कोई मतलब नहीं है। जमीन भले ही आपकी है, लेकिन लेने के बाद हम उसको किसको देंगे, कहां करेंगे, कहां लगाएंगे, वो हम आपको नहीं बताएंगे और उससे आपसे मतलब नहीं, कुछ पूछ भी नहीं सकते, तुम किसी अदालत में भी नहीं जा सकते, हमने तुम्हारी जमीन ले ली तो एक तरह से ड्रैकोनियन कानून लेकर के आ गए। नरेंद्र मोदी को जब वो ब्लैक मनी भारत में लाकर इन्वेस्ट करने का ख्याल आया तो उन्होंने भूमि अधिग्रहण को अध्यादेश के जरिए लागू किया संसद, और बाद में 2 बार उन्होंने उसे अध्यादेश के जरिए ही 6 महीना बढ़ाया और अंत में हार करके, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं था, अंत में हार करके वापस ले लिया। यह पहला हमला था जो नरेंद्र मोदी का असफल हो गया, फेल हो गया। हाँ जी। उस कसक को उन्होंने निकालने के लिए, या उसी प्रोजेक्ट को 2020 में ये किसान बिल के रूप में, 3 किसान बिल के रूप में लेके आ गए। विरोध हो गया, किसानों को बात समझ में आ गई, किसान सड़क पे उतर गए। ये दूसरा हमला था, 3 किसान बिल, किसानों पर दूसरा हमला था नरेंद्र मोदी का, उनकी जमीन छीनने का। कि अब 3 किसान बिल के बारे में अगर एकदम साधारण सी भाषा में अगर पूरे देश को समझना हो तो आम किसान भी इस बात को समझे तो सीधी सी बात है,
नरेंद्र मोदी ने ये प्रचार करवाया गोदी मीडिया के जरिए कि वो किसान जितना चाहे भंडारण कर सकते हैं, लेकिन उस बिल में यह नहीं था कि सिर्फ किसान जितना चाहे भंडारण कर सकते हैं, कोई भी जितना चाहे उतना भंडारण कर सकता है। भंडारण को अनलिमिटेड बना दिया गया। अब सबसे बड़ी बात ये वहां खड़ी हुई कि पहली बात तो किसान भंडारण करने की पोजीशन में नहीं होते। घर ही छोटा सा रोड पे स्टोर कहां से करेंगे? एक फसल पैदा हुई, दूसरे की तैयारी के लिए पहली फसल बेचना उनकी मजबूरी है, बेचेंगे, बाकी दूसरी जरूरतें हैं घर में, तो उनका तो बेचना ही है, वो भंडारण कहां से करेंगे? भंडारण करेंगे तो उनकी एक लिमिट होगी। अगर ये लगा देते कि सिर्फ किसान भंडारण करेंगे तो भी बात समझ में आती। कोई भी भंडारण कर सकता है, कोई भी कौन करेगा? अडानी, अंबानी सिर्फ वही करेंगे। और अडानी इसके लिए सॉइल और गोडाउन्स बना चुके थे भंडारण करने के लिए, बड़े बड़े, जिसके लिए ये तो सामने से देखने के लिए कहा गया कि ये किसानों को भी भंडारण करने की पूरी छूट पहली बार हमने दे दी। इसके पहले भी किसानों को भंडारण करने से कोई रोकने वाला नहीं था, बेशक, क्योंकि किसान तो पैदा कर रहे थे, वो तो जितना चाहे अपने पास जितना पैदा किए रख सकते थे, तो उनको भंडारण करने से कौन रोकता? मूल इरादा था कि अडानी पूरे देश का अनाज भंडारण करेगा, उसका लाइसेंस बना के अडानी को दे दिया गया। तो अब सबसे बड़ी बात ये कि जो बात आज अगर किसी से भी एक सवाल पूछा जाए कि भाई ये महंगाई क्यों होती है, तो एक ही बात बोलेगा, भाई जमाखोरी होती है। अब जब भंडारण की अनलिमिटेड क्षमता किसी एक आदमी या कुछ आदमी या किसी को भी दे दी जाएगी, तो इसका सीधा सा मतलब हो गया जमाखोरी। तो जब चाहेगा, जो सामान चाहेगा उठा करके जितना चाहेगा दबा लेगा और मार्केट में शॉर्टेज कर देगा, महंगाई बढ़ा देगा। तो जमाखोरी का लाइसेंस था वो पहला, जो किसान का पहला बिल, किसान 3 बिल का पहला जो चैप्टर था, वो जमाखोरी का लाइसेंस था, जो महंगाई की सबसे बड़ी जड़ होती है। तो अब जब महंगाई की मार किसान झेल नहीं पाएंगे, किसान फाइनली अपनी जमीन बेचेंगे। वो जमीन खरीदेगा कौन? अडानी। दूसरे, एक सीधी सी बात है, नाम था किसानों का और बिल लाया गया था अडानी के लिए। दूसरा, अगर देखें, दूसरा क्लास था उसमें कि किसान अपनी उपज को कहीं भी ले जाकर के बेच सकते हैं। देखिए, मैंने पहली बार भारत में ये फैसिलिटी किसानों को मैंने दे दी। किसानों को कहीं भी ले जाकर के बेचने के लिए पहले भी मनाही नहीं थी। किसान लेके कहां जाएंगे? किसान तो इंतजार करते हैं कि उनके दरवाजे पे ही आकर के वो एक बनिया लेके चला जाए तो अच्छा है। कहां जाए? उनके पास क्या, अगर वो ले जाने में ट्रांसपोर्ट में पैसा खर्च करते, उनके पास साधन नहीं है, उनके पास साधन नहीं है। और ले जाने की भी जहां तक बात है, जैसे बॉर्डर के प्रदेश होते थे, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, किसान ले जाते थे, अपना दूसरी मंडी में ले जाकर बेचते थे, कहीं कोई मनाही नहीं थी, जहां उनको सुविधा होती थी। लेकिन ये बिल भी, मतलब ये क्लॉज भी अडानी के लिए था, अंबानी के लिए था। कैसे था? क्योंकि ज्यादा खरीदारी तो वो करेंगे। मान लीजिए अगर बिहार में उनके पास 5 गोडाउन है और भर गया, बिहार की खरीदारी इतनी ज्यादा, जमाखोरी करके पूरे देश में बेचेंगे? नहीं, जमाखोरी करके बेचेंगे वो अलग बात है। भंडारण से अगर वहां पूरा उनका सॉइल भर गया, जितने गोडाउन थे भर गए, उसके बाद भी उनके पास अनाज बचा, तो ले जाना है अब उसे उत्तर प्रदेश के गोडाउन में, ले जाना है उसे वो मध्य प्रदेश के गोडाउन में। तो उसके लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन की पूरी छूट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए ये कहा गया कि किसान कहीं भी ले जाकर के, कोई भी कहीं भी ले जाकर के, किसान कहीं भी ले जाकर के बेच सिर्फ किसान कहीं भी ले जाकर बेच सकता है, ये नहीं था। कोई भी कहीं भी ले जाकर के बेच सकता है। यानी पूरे देश में इनडायरेक्टली वो लाभ भी सीधे अडानी और अंबानी जैसे बड़े लोगों को था। तो कहने का मतलब दोनों क्लास उनके लिए हो गया, नाम किसानों का था। तीसरा क्लास सबसे खतरनाक, कि कॉर्पोरेट फार्मिंग की छूट दे दी है। हम कॉर्पोरेट फार्मिंग होगा। अभी कॉर्पोरेट फार्मिंग क्या होगा? एक एग्जांपल के लिए अडानी एक किसान को बोलेगा, खाद के लिए पैसा ले लो, बीज के लिए पैसा ले लो, पानी के लिए पैसा ले लो, लेकिन तुम्हारे खेत में जो पैदा होगा वो हमको दे दो, हमको ही दोगे, ये कंडीशन है। चलो, अगर ये कंडीशन ना भी हो, तो मान लीजिए कि अगर एक किसान अपने 5 एकड़ जमीन के लिए अगर 2 लाख या 5 लाख रुपया उधार ले लिया और वो खेती कर रहा है, खेती में पैदा हो गया। पैदा होने के बाद पहले से दाम तय नहीं होगा, सरकार उसके लिए कोई दाम तय नहीं करेगी, वो अडानी ही तय करेंगे कि हम कितने में लेंगे, और वो बाद में तय करेंगे, पहले से तय भी नहीं करेंगे। तो जब पैदा हो जाएगा तो भले ही बाजार में 15 रुपया किलो गेहूं बिकता रहे, अडानी बोलेंगे हम तो 10 रुपया में लेंगे। यही वो हिमाचल प्रदेश के सेब बागानों के साथ कर रहे हैं अडानी, तो बोलेंगे हम तो बस 10 रुपया में लेंगे। किसान बोलेगा भाई दूसरे 15 रुपया में हम बाजार में बेचकर आपको आपका पैसा देंगे। बोलेंगे पहला हमारा पैसा दे दो, फिर ले जाकर के बेचो। पैसा कहां से देगा? पैसा कहां से देगा? किसान ला करके वापस नहीं कर पाएगा, तो उसे अल्टीमेटली अडानी के ही तय किए हुए दाम पर अपना अनाज उसे देना
अडानी को देना ही पड़ेगा, चाहे उसे नुकसान हो। और इसी तरह से लोन दे दे करके, उसे कर्जे में डुबा करके फाइनली उसकी जमीन छीन लेने का, एक कब्जा कर लेने का प्लान, ये कॉर्पोरेट फार्मिंग का तीसरा जो क्लास था, किसान बिल, जिसे किसानों को समझ में आ गया। भले ही बारीकी से नहीं समझ में आया, लेकिन साधारण सी बात किसानों को समझ में आ गई कि किसानों के साथ धोखा है। किसान आंदोलन किए, किसान सड़क पर उतरे। नरेंद्र मोदी ने किसानों को क्या नहीं कहा, उन्हें आतंकवादी कहा, उन्हें माओवादी कहा, उन्हें नक्सली कहा। मुझे याद है आप भी तो उतरे थे, आपकी गाड़ी में बैठे वीडियो में आपको देखा बहुत पहले से। भाई मैं एक मुखर विरोधी था किसान बिल का। मैं मुखर विरोधी था किसान बिल का, भले ही मैं फ्रंट पे नहीं लड़ रहा था, लेकिन बैकअप पे मैं मुखर विरोधी था किसान बिल का, और विरोध करता रहा, इसकी बारीकियों को लोगों तक पहुंचाता रहा। जो बाद में मैं इसी के लिए मैं बाद में सरकार के निशाने पर आया, मोदी के निशाने पर आया, ये अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए। तो किसान बिल, तीनों बिल जो था वो किसानों से किसानों की जमीन छीनने की थी। ये था वो बदला जो पहले अटेम्प्ट में, पहले हमले में नरेंद्र मोदी फेल हो गए थे। पहला हमला था उनका भूमि अधिग्रहण बिल, उसमें फेल हो गए थे। तो ट्रिपल तरीके से किसान बिल के जरिए किसानों पर हमला किया। उसमें क्या क्या हुआ पूरा देश जानता है, बारीकी से साधारण समझने वाली बात मैंने बता दी। बाद में क्या हुआ, बाद में किसानों से झूठ बोला, धोखा दिया, उनको बरगला करके उनको वापस कर दिया। और आज तक जो बातें उस समझौते में तय हुई कि हम एमएसपी देंगे, या जो भी जितनी भी किसानों की मांगे थी सब मान लेंगे, कुछ भी नहीं मांगा और किसानों को आज तक कुछ नहीं दिया। अब तो किसान जब बाहर निकलते हैं आंदोलन करने के लिए, याद दिलाने के लिए कि आप अपना वादा पूरा नहीं किए, तो उनको मारकर गोलियों से भूना जाता है, ढकेल दिया जाता है। उस समय क्या क्या अत्याचार किया, बैरियर तोड़े गए, रोड तोड़ दिया गया, बोल्डर बिछाए गए, गोलियां चलाई गई, आंसू गैस चलाए गए, क्या नहीं किया गया उनके साथ अत्याचार। लेकिन फिर भी फेल हो गए। वो दूसरा हमला था नरेंद्र मोदी का, जो पूरी तरह से विफल रहा किसानों से उनकी जमीन छीनने में, किसानों से जमीन छीनकर अडानी को देने में। जैसे पूरे देश का एयरपोर्ट सबसे छीन करके दे दिया, पूरे देश का पोर्ट, पूरे देश का एयरपोर्ट, जो जितने भी बाकी बचा है वो भी दे देंगे। जितने पोर्ट हैं, पोर्ट, रोड, रेल, या छोटा सा छोटा काम भी आज अडानी कर रहे हैं। कोई भी फील्ड पूरे भारत के नक्शे पर अडानी के अलावा कहीं कोई है ही नहीं व्यापार में, सब कुछ वही कर रहे हैं। कहीं सीमेंट का उद्योग हो, बिजली का उद्योग हो, पानी से रिलेटेड हो, उर्वरक का, खाद का उद्योग हो, संयंत्र का उद्योग हो, अरे कोयला हो, या जितने भी, जहां भी रेलवे हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसे अडानी के नाम नहीं कर दिया। बच गया बस किसानी, खेती, किसान, जिन पर हमला, दूसरा हमला नरेंद्र मोदी का फेल हो गया था। नरेंद्र मोदी वो कसक भूल नहीं पाए आज तक। उनको तो अब बदला ले ही रहे हैं, किसानों को मारपीट करके जब भी वो आवाज उठाते हैं, उनको दबा देते हैं, वो कर ही रहे हैं। अब ये आते हैं ट्रेड डील पर, जो आज का मेन टॉपिक है। हाँ। अब इससे ये बात पूरा देश भी समझना पड़ेगा, समझ जाएंगे देश के लोग, किसान भी अब समझ जाएंगे। किसानों को एक बार फिर से सड़क पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये हमला भी किसानों पर ही है। ये तीसरा हमला है नरेंद्र मोदी का, ये तीसरा हमला है किसानों पर नरेंद्र मोदी का, तीसरा अटैक है ट्रेड डील जो अमेरिका से उन्होंने की है। उसको कैसे, वो समझो। चलिए, ट्रेड डील में क्या क्लॉज हैं, कैसे है, अमेरिका क्या करेगा, ये सारी बातें दिगर रखो। बहुत साधारण सी बात को समझने के लिए अगर समझा जाए तो ट्रेड डील के जरिए, अगर ये डील है, हम टैरिफ घटाएगा, टैरिफ बढ़ाएगा, टैरिफ नहीं लगाएगा, जो भी करेगा, कुल मिलाकर पूरी बात का मतलब यह है कि अमेरिका में जो अनाज पैदा होगा, किसान जो पैदा करेंगे, वो भारत में बिना किसी टैक्स के बिकना चाहिए, बिना किसी टैरिफ के बिकना चाहिए, यानी सस्ते में बिकना चाहिए। तो जैसे एफएमसीजी बाजार को नरेंद्र मोदी चाइना के हवाले कर दिया। आज एफएमसीजी बाजार में छोटे से छोटे सामान में चाइना के अलावा कोई है ही नहीं। 70% तक सामान, कुछ भी चले जाओ, एक पेन खरीदो तो वो भी चाइना का, एक कॉपी बुक खरीदो वो भी चाइना का, कुछ भी, प्लास्टिक, हर चीज, कुछ भी। तो एफएमसीजी बाजार चाइना के हवाले कर दिया। जो चाइना चाहता था और जो चाइना से डील नरेंद्र मोदी ने किए थे, उसको पूरा करने के लिए ये धोखा देश के साथ किया। बाकी और संसद में किस तरह से चाइना के बारे में बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये तो पूरी दुनिया देख रही है, अभी उस मैटर पे नहीं जाते हैं। अब किसानों का जो मसला है, ट्रेड डील के जरिए अगर अमेरिका में पैदा हुआ
80% तक सब्सिडाइज, अमेरिका 80% तक सब्सिडी देता है अपने किसानों को। इसलिए उनको फायदा होता है और वो कम से कम दाम, जिस दाम में जो अपना सामान कृषि उत्पाद होगा अगर वो भारत में भेजेंगे तो एक किस और- दाम में मिलेगा। बेशक, और एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड यूज करते हैं, हाँ, बायोलॉजी का यूज ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो पहला, चलिए दूसरी तरीके से वो जेनेटिक मॉडिफाइड यूज करते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड का खतरा बढ़ेगा। दूसरे बहुत से खतरे हैं ट्रेड डील के जरिए जो अमेरिका के ट्रेड डील से सामने आ रहा है। एक मेजर क्लॉज। लेकिन मेजर क्लॉज क्या है? मेजर ये है, मेरा जो कंसर्न है वो है किसान और नरेंद्र मोदी का तीसरा हमला भारत के किसानों पर, सीधी सी बात। तो जब भारत के, और ये भी सीधा अडानी को फायदा पहुंचाएगा। तो लोगों के मन में, आपके मन में, किसी के मन में भी सवाल आ सकता है, अब अमेरिका को फायदा हुआ तो अडानी को कैसे फायदा होगा? अमेरिका अगर सस्ता सामान, सस्ता अनाज बेचेगा, सस्ता खाद्यान्न बेचेगा अगर भारत में, तो अडानी को कैसे फायदा होगा? इसको समझने के लिए बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। चलिए, जब अमेरिका से सामान आएगा भारत में और भारत के बाजार पर पूरा कब्जा कर लेगा, जैसे चाइना का माल एफएमसीजी मार्केट को कब्जा कर लिया, तो खाद्यान्न का बाजार पूरा अगर अमेरिका का किसान कर लेगा, अमेरिका में पैदा हुआ अनाज कर लेगा, तो नुकसान किसका होगा? भारत के किसानों का क्या होगा? भारत के किसान जो पैदा करेंगे वो सामान कहां जाएगा? वो खुद खाएंगे, जो बचेगा वो क्या करेंगे और कैसे बेच पाएंगे? और क्या कर सकते यहां तो सब्सिडी नहीं मिलती, नहीं। यहां तो किसी चीज पर कोई सब्सिडी, न खाद पर, न बीज पर, न पानी पर, 6,000 न बिजली पर, कुछ नहीं है। 6,000 रुपए का है। मूर्ख बनाने के लिए हम तुम्हारे खाते में 1,000 डाल देते हैं, 2,000 डाल देते हैं, और वो भी चुनाव आता है तब डालते हैं, उससे पहले वो भी नहीं डालते। तो कब कब चुनाव आएगा, कब कब लोगों को पैसे मिलेंगे, उसका वो क्या कर पाएंगे, कहां, कितनी, कुछ नहीं। तो होगा क्या फाइनली? क्या हुआ? भारत के किसान अपने अनाज नहीं जब बेच पाएंगे, और भारत के कृषि क्षेत्र में, भारत के खाद्यान्न क्षेत्र में अमेरिका का सामान जब भारत के बाजार में उसी तरह से पट पड़ेगा जिस तरह से एफएमसीजी मार्केट में चाइना का माल पट पड़ा है, परिणाम होगा कि किसान भी खत्म हो जाएंगे, किसानी बंद हो जाएगी, किसान को कोई सब्सिडी नहीं मिलती है और आगे भी नहीं मिलेगी। किसान अमेरिका के बाजार का मुकाबला, अमेरिका के अनाज का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, सामान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उनका सामान नहीं बिकेगा, वो नहीं बेच पाएंगे, वो दूसरे देशों में भी ले जाके नहीं बेच पाएंगे। फाइनली खेती बंद होने लगेगी। नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं। यहां से शुरू होता है कि फायदा किसका होगा, नरेंद्र मोदी किसका फायदा कराना चाहते हैं। यहां लोगों को यह बात अभी समझ में नहीं आई होगी कि फिर यही अडानी के लिए ही ये ट्रेड डील हुई है। मेन पॉइंट ये भी है कि अडानी के लिए ये ट्रेड डील हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन ये होने से हम एक तरीके से गुलाम नहीं बन रहे दूसरे देशों का? बिल्कुल गुलाम बनेंगे हम। अगर हमारा भारत 70% भारत की चलता ही खाने पर है, 70% जीडीपी भारत की कृषि से है। हाँ। भारत कृषि प्रधान देश है। हाँ। भारत कृषि पर ही टिका हुआ है। पूरी दुनिया में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पूरी दुनिया में जब रिसेशन आया, पूरी दुनिया में मंदी छा गई, पूरा दुनिया हिल गया था, बैंक्स फेल हो रहे थे अमेरिका के, सब कुछ हो रहा था, लेकिन भारत पर कोई असर नहीं पड़ा। उसका कारण था भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमें कृषि ने बचा लिया। हाँ जी। और अब इसी कृषि पर अगर अमेरिका के अनाज का हमला हो जाएगा, ट्रंप का हमला हो जाएगा और नरेंद्र मोदी उसे स्वीकार कर लिए हैं, तो लोग समझते हैं नरेंद्र मोदी कायर हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत से एलिगेशन जो लगाए जा रहे हैं वो तो है ही, लेकिन असली फायदा किसको होगा? फिर वही बात अडानी, कैसे? फिर वही बात ब्लैक मनी, कैसे? अब किसान टूटेंगे, किसान अपना जब अनाज बेच नहीं पाएंगे, खाएंगे कितना खाएंगे? जब अल्टीमेटली वो क्या करेंगे? खेती बंद करेंगे। तो उसके बाद उनकी, यहां क्या हुआ? एफएमसीजी मार्केट, चाइना का एफएमसीजी मार्केट के कारण यहाँ के छोटे उद्योग, एसएमई उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, सब बंद हुए। छोटे कारखाने थे, वो सब बंद हो गए, बेच दिए, बंद किए, कुछ भी किए, खत्म हो गए। उसी तरह से किसान भी खत्म हो जाएंगे, किसान का खेती करना बंद हो जाएगा, खेती बंद हो जाएगी। परिणाम क्या होगा कि किसानों को अंत में खेत बेचना पड़ेगा। अब भारत का किसान अपनी जमीन किसको बेचेगा? उद्योगपति को बेचेगा, और किसे बेच सकता है? नहीं, और कोई खरीदेगा? अमेरिका को जाएगा बेचने, नहीं। ट्रंप को जाएगा बेचने, नहीं ना, अमेरिका को जाएगा बेचने, नहीं ना। किसान किसको बेचेगा? अपने ही देश में किसी को बेचेगा। अपने देश में किसके पास पैसा है जो किसानों की जमीन खरीदेगा?
बड़े बड़े अडानी, मेन अडानी, बात यहाँ ये अडानी के अलावा अडानी, जिसके पास पैसा है वो भी नहीं खरीदेगा, अडानी, उसे भी फ्यूचर दिख रहा है। अडानी, अडानी, क्योंकि अडानी के पास ही तो वो 200-250 लाख करोड़ रुपया जो अंडरग्राउंड तरीके से दुनिया के दूसरे बैंकों में, दूसरे देशों में जमा है, और जो उन्हीं के जरिए भारत में आ रहा है अंडरग्राउंड तरीके से, फेक कंपनियों के जरिए, फेक तरीके से उनकी कंपनियों में आ रहा है, जो पैसा यहां इकट्ठा हो रहा है, जिसके लिए अडानी दूसरे तीसरे नंबर के धनी बन रहे हैं। वो पैसा अडानी जमीन में लगाएंगे, किसान अमेरिका की मार से मर जाएंगे, अपनी जमीन बेचेंगे और अडानी खरीदेंगे। नरेंद्र मोदी का ये तीसरा हमला सफल हो जाएगा, और इस तीसरे हमले के जरिए नरेंद्र मोदी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर भारत गुलाम हो जाए। अभी आपने पूछा कि क्या अगर हम इस तरह से, अभी चाइना 70% भारत के एफएमसीजी पर कब्जा कर रखा है, अमेरिका अगर 70% भारत के कृषि बाजार पे कब्जा कर लिया, तो हम आजाद कहां रह गए? हम तो गुलाम हो गए, हमारी हैसियत खत्म हो गई। लेकिन नरेंद्र मोदी को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि देश गुलाम होगा या नहीं होगा। देश गुलाम हो जाए, क्योंकि वो तो चाइना के खिलाफ बोलने नहीं दे रहे हैं, बाद में अमेरिका के खिलाफ भी बोलने नहीं देंगे, संसद में बहस नहीं करने देंगे, बात नहीं करेंगे। ट्रेड डील के बारे में क्यों नहीं बात करने देते संसद में? चाइना के बारे में जो डोकलाम में हुआ उसके बारे में क्यों नहीं बात करने देते? राहुल गांधी को बोलने क्यों नहीं देते? चलिए छोड़ दीजिए, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि भारत के किसान अंततोगत्वा, जिस तरह से एमएसएमई मार्केट डूब गया, खत्म हो गया, बिक गया, बर्बाद हो गया, उसी तरह से कृषि बर्बाद हो जाएगा। भारत कृषि प्रधान देश नहीं रह पाएगा, खत्म हो जाएगा। अमेरिका 70% भारत के कृषि बाजार पर कब्जा कर लेगा और जमीन किसान बेचेगा, आत्महत्या करते बनेगा, करेगा। जब तक जमीन रहेगी बेचेगा तो खरीदेगा सिर्फ और सिर्फ एक आदमी, वो है अडानी। यह है नरेंद्र मोदी का लक्ष्य, यह है तीसरा हमला। और अगर पूरा देश इसके खिलाफ नहीं उतरा सड़क पे, अगर पूरा किसान इस बात को आज नहीं समझ पाए और फिर से किसान आंदोलन करने के लिए सड़क पे नहीं उतरे, तो नरेंद्र मोदी सफल हो जाएंगे अपने इस तीसरे हमले में। 2 हमले तो उनके फेल हो गए, अब बात यह ये तीसरे हमले में सफल हो जाएंगे और भारत गुलाम हो या ना हो जाए, भारत की सारी जमीनें अडानी के नाम हो जाएंगी। और मैं बार बार अडानी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि भारत में जो बिक रहा है या जो जबरदस्ती नरेंद्र मोदी छीन रहे हैं, चाहे सीमेंट उद्योग हो, चाहे कोयला उद्योग हो, चाहे बिजली, जो भी छीन रहे हैं वो अडानी को दे रहे हैं। तो जमीनें जब बिकेगी किसानों की, मजबूरी बस किसान बेचेंगे, जब वो बर्बाद हो जाएंगे तो खरीदेगा अडानी, क्योंकि सिर्फ उसके पास ही पैसा है, वो ब्लैक मनी 200-250 लाख करोड़, जिसका जिक्र करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे और जिस पर अंडरग्राउंड करके पालथी मारकर बैठे हुए हैं दबाकर, और जिसे ला करके भारत में खर्च लगाना चाहते हैं। मैं आपको बहुत पहले से फॉलो करता हूं, आप बेशक सही कह रहे हो, ये पूरा थ्योरी आपने एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ जस्ट मूव ऑन ना, अब सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। अब सॉल्यूशन फेस आ गया है, आप कह रहे हैं कि सब जागरूक हो, सब रोड पे आए। जिस तरह से किसान सड़क पर उतर करके 13 महीने तक बैठे रहे, उसी तरह से हर किसान भारत का, हर नौजवान भारत का, हर सिपाही सड़क पे उतरे और नरेंद्र मोदी को हटाए। एक मात्र रास्ता, क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से खुंदक खाए हुए किसानों पर है, पूरे देश पर वो भारी पड़ रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं, पूरे देश को बेचना चाहते हैं और अपनी गोदी मीडिया के जरिए गलत प्रचार करके, गलत संदेश देकर के, गलत तरीके से पेश करके लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे देश को समझना होगा कि ये तीसरा हमला, मान लीजिए अगर आज ये मेरी बात लोग रिकॉर्ड कर लें, रख लें, इसे स्टोर कर लें और याद रखें। मैं जब भूमि अधिग्रहण बिल आया था तब भी ये चैलेंज करके वीडियो बनाया था कि नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हटेंगे, ये फिर से हमला करेंगे किसानों पर, और उन्होंने 3 किसान बिल लाए। उस समय भी मैंने यही बात कही कि नरेंद्र मोदी इस समय पीछे अपना फन खींच तो लिए हैं लेकिन फिर से काटेंगे, और वही हुआ। 2020 के बाद आज 2026 में नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील के जरिए फिर एक बार जोरदार हमला किसानों पर किया है, इस देश पर किया है। अगर यह देश नहीं समझता है, अगर यह देश इस बात की बारीकी को नहीं समझता, अगर यह देश का किसान इस बात की बारीकी को नहीं समझता, अगर इस देश का नौजवान इस बारीकी को नहीं समझता, परिणाम बहुत भयानक होंगे। जिस परिणाम शायद वो वक्त आए जब नरेंद्र मोदी तो रहे ना रहे, लेकिन पूरा देश इसे झेल ना पाए और गुलाम हो जाए। एक लीडर का होना जरूरी है जो ये सब कर सके। सोल्यूशन पार्ट पे भी हमें सोल्यूशन करने के लिए किसी को जागरूक करोगे, जाओगे, रैली बनाओगे,
प्रोटेस्ट करने के लिए बैठाओगे, कौन है वो एक आदमी जो ये सब इनिशिएट करेगा, वो एक आदमी कौन बनेगा, गांधी दूसरा कौन बनेगा, इन सब का थोड़ा देख लेते हैं ना। मैंने कहा कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, इसलिए मैं किसी का नाम बोलूं कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ये मेरे बस में नहीं है। जो राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीति में हैं, जो कर रहे हैं, जो अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं, या जो मुखर होकर के मेरी इस बात को या इस नरेंद्र मोदी के इस तीसरे हमले को समझ पाएंगे और अपने आप को इस आग में झोंकेंगे, अपने आप को तीसरा मतलब गांधी बनाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को आगे करेंगे, आगे लाएंगे, देश का नेतृत्व करेंगे, देश के युवाओं का, किसानों का नेतृत्व करेंगे। इस बार किसान आंदोलन बिना किसी पार्टी के नहीं, हम समझते हैं भारत नरेंद्र मोदी को छोड़कर पूरे देश के नेताओं को एक होकर के किसानों का साथ देना चाहिए, नौजवानों का साथ देना चाहिए, इस देश को बचाना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी पूरे देश को खतरे में डाल दिया है ट्रेड डील के जरिए। नरेंद्र मोदी की मजबूरी होगी, कुछ होगा, उनका क्या रिश्ता है, वो एपिस्टीन में क्या रोल अदा करते हैं, वो वहां क्यों गए, उनसे क्या रिश्ता बनाया, उनका अंदरूनी क्या है, उसको छोड़ दो, उस पर हम नहीं जाते हैं, उस कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये डील भारत को खत्म कर देगी, ये डील भारत को गुलाम बना देगी। और अगर गुलामी से रोकना है नरेंद्र मोदी को, मान लीजिए अगर ये डील का विरोध होता है, डील को रद्द किया जाता है, हम अमेरिका से डील नहीं करते, हम अमेरिकी सामान को अंदर नहीं आने देते, किसान सामने आते हैं, आंदोलन करते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी नरेंद्र मोदी किसी न किसी तरह से किसी और हमले की तैयारी में जुट जाएंगे और देश को बर्बाद करेंगे, बेचेंगे। The only solution which you can see is कि हटाओ मोदी। नरेंद्र मोदी को हटाने के अलावा इस देश के पास कोई रास्ता है ही नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए और आप सबका धन्यवाद अभी तक सुनने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।